नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। सियासत के लिए वही मुद्दा मुफीद होता है जिसकी आंच पर राजनीतिक फायदे की रोटियां सेकी जा सके। प्रयागराज कांड के आरोपी और माफिया अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद इस पर जबरदस्त सियासत हो रही है। माहौल नगर निकाय चुनाव का, इसलिए बयान के एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं। सपा और भाजपा में तूफानी घमासान छिड़ गया। दो शूटर्स के एनकाउंटर का अध्याय तो खत्म हो गया, लेकिन सियासी बयानों के मुठभेड़ का जो दौर शुरू हुआ वो थमता नहीं दिख रहा है। आज इस चुभने वाली सियासत की खबर से करेंगे बात तो चुभेगी की शुरुआत। बने रहिए हमारे साथ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार दोहरा रहे हैं कि यूपी में पुलिस के ऊपर एनकाउंटर का दबाव है। अखिलेश का आरोप है कि राज्य में कानून के शासन को ताक पर रखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, जिससे संविधान के लिए संकट खड़ा हो गया। 24 घंटे के भीतर अखिलेश यादव ने झांसी की मुठभेड़ का मुद्दा फिर उठाया। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ उनका रुख आक्रामक बना रहेगा। तो इस पर भाजपा ने भी चुभने वाला पलटवार कर दिया है। ये दो अपराधी आज मारे गए। आगे हम मोटरसाइकिल स्लिप करके गिर गए। जब गिर गए तो फिर फायरिंग करने लगे। पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। एक एनकाउंटर ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया। लगातार उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर्स होते जा रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके तहत देश चलता है। एक एनकाउंटर ने चुनावी माहौल गरमा दिया। से भारत का संविधान में जो लोगों को यकीन है वो कम होता है। एनकाउंटर से रूल ऑफ लॉ कमजोर होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम डिक्टेटरशिप की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सिस्टम वही लौट रहा है जो राजा महाराजाओं का हुआ करता था। फरमान आता था और जन बच्चा कोल्हू में पिलवा दिया जाता था। लेकिन योगी जी ने हाउस में कह दिया था कि जिन्होंने अपराध किया हम मिट्टी में मिला देंगे। वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है, उसमें कौन मर रहा कौन नहीं मर रहा है। उनके किसी का भी मसला है, उसने कोई जुर्म किया है, कत्ल किया है और कोई मर्डर किया है, कोई भी काम किया है, गलत काम किया है, तो अदालत में किसने बनाई है। मुठभेड़ में असद ढेर, अतीक की दुनिया अंधेर। अतीक ने खुद कबूला, बेटे को बनाया गुनहगार। सियासतदानों को शूटर गुलाम की मां की दो टूक। अगर ऐसे एक दो कर देगा ना तो सब डर जाएंगे, क्योंकि फिर आगे पैर नहीं उठाएंगे, हाथ नहीं उठाएंगे किसी को। सही किया, बिल्कुल सही किया। एनकाउंटर में ढेर बेटे का मुंह देखने तक से तौबा। सबकी माँ पत्थर तो हो गई ना, आप तो उसको देख रहे हैं, लेटे पत्थर नहीं रखा है, तो वैसे 1 घंटा देखेंगे तब भी जिंदगी भर रोएंगे और नहीं देखेंगे फिर भी रोएंगे। तो इससे सब पत्थर ले रखेंगे, नहीं देखेंगे। माफिया अतीक पर सवालों की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। मिट्टी में मिलाने वाले एक्शन पर सुलग रही सियासत। बैलेट के नाम पर बुलेट का हिसाब। एनकाउंटर एक्शन पर सियासी मुठभेड़। बात तो चुभेगी। माफिया अतीक की इस वक्त पुलिस की कस्टडी रिमांड में है। उससे प्रयागराज पुलिस की टीम सख्ती से पूछताछ कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड की हर साजिश से जुड़े सवालों पर तफ्तीश हो रही है। अतीक के साथ उसके भाई अशरफ से भी सवालों का सिलसिला जारी है। इस दौरान अतीक ने बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक उसने ये बात मान ली है कि बेटे असद को उसने ही साजिश को अंजाम देने को कहा था।
अतीक पूछताछ के दौरान फूट फूट कर रोया। इस मास्टरमाइंड ने कहा कि जवान बेटे की मौत के गम से बुरी बात उसके लिए कुछ नहीं हो सकती। वहीं पुलिस की नजर अतीक से हर वो राज उगलवाने की है जिस पर यह गैंगस्टर खौफ का पर्दा डालने में जुटा था। माफिया का बेटा ढेर कर दिया गया। एनकाउंटर में प्रयागराज कांड के 2 शूटर मारे गए। अतीक अहमद के बेटे असद और दूसरे शूटर गुलाम को सरेंडर की बजाय पुलिस पर फायरिंग के दुस्साहस का नतीजा भुगतना ही पड़ा। लेकिन अब इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। 24 घंटे में दूसरी बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार को घेरा। किससे कनेक्शन निकलते हैं क्या कहें, लेकिन पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। और एक उदाहरण नहीं है, मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जिस बुलडोजर ने, जिन अधिकारियों ने, प्रशासन ने एक ब्राह्मण मां और बेटी के ऊपर बुलडोजर चला दिया, आग लगा दी, उनका क्यों नहीं मिट्टी में मिला दिया। बलिया में एक नौजवान छात्र नेता जो चुनाव लड़ना चाहता था, उसको मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोगों ने मार मार करके जान ले ली। क्या आज का भारत ये है कि कमजोर की जान ले लेंगे? सिर्फ अखिलेश ही नहीं, डिम्पल यादव भी आक्रामक नजर आई। उन्होंने भी एनकाउंटर को लेकर तीखे तंज किए। सवाल पूछा कि आखिर ये कैसा कानून का शासन है। क्या भारत आज का ये है कि जो संविधान में हमें अधिकार मिले वो नहीं मिलेंगे? एक पुलिस सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर के नोटिस यूपी सरकार को क्यों है? सबसे ज्यादा जो कस्टोडियल डेथ यूपी में क्यों है? समाजवादी पार्टी ने तीखे हमलों की ऐसी बौछार शुरू कर दी है जो थमने का नाम नहीं ले रही। हर नेता एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर पुलिस ने दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया। पुलिस की थ्योरी पर सपा नेताओं को भरोसा नहीं। जो भी दोषी हैं उनको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। हमारे देश में एक जुडिशियल सिस्टम है। पुलिस का काम है कि अपराधियों को पकड़कर और जुडिशरी के हवाले करे। फैसला जुडिशरी लेती है। आज के दौर में पुलिस फैसले लेने लगी, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम डिक्टेटरशिप की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। के अंदर हुकूमत है, कानून की हुकूमत है हमारे मुल्क में, ठीक, और कानून भी जमहूरी है, डेमोक्रेसी है हमारे देश के अंदर। और हमारे देश के लोगों ने ये कानून बनाया, जिसके चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर हैं, थे, अब भी हैं। सपा के खेमे से शुरू हुआ सवालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, तो भाजपा इस पर चुभने वाला तंज कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव सहित पूरी समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से असद और उसके साथी की एनकाउंटर में मृत्यु के बाद जिस प्रकार का राग अलाप रहे हैं, यह इनकी घोर तुष्टीकरण की गंदी राजनीति का एक नंगा नाच यह लोग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। एक संप्रदाय विशेष को भड़काने की इनकी साजिश है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब सत्ता में होती है, अपराध और अपराधियों को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। बसपा की सरकार जब सत्ता में होती है, जातिवाद, अपराध और अपराधियों को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। कांग्रेस में भी इसी तरीके से होता है। तो इस तरीके से ये सब सरकारें, सपा, बसपा, कांग्रेस, ये अपराधियों को महत्व देने का काम करती हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाला बयान सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से आया। उन्होंने जो बात कही वो पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान से जरा भी मेल नहीं खाती। स्वामी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अपराधी गोली चलाएंगे तो पुलिस आरती नहीं उतारेगी। पुलिस मरने के लिए नहीं गई है, पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए गई है। अगर सही मायने में कोई पुलिस पर हमलावर होता है तो पुलिस अपने बचाव में तो खैर गोली चलाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात से आप सहमत हैं? अगर पुलिस की जान पे आएगी तो पुलिस मारेगी? स्वाभाविक रूप से भाई, तो पुलिस कह रही बाबूजी की जान पे आई है, उसके बाद उन्होंने उससे बहस नहीं कर रहे हैं। उस पर हम ना कोई सवाल कर रहे हैं ना बहस कर रहे हैं। स्वामी यही नहीं रुके। सपा के महासचिव ने इस मुद्दे पर कहा कि अगर एनकाउंटर की जांच ही होनी है तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को ये जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए।
बहस का विषय ये है कि कानून न्यायपालिका इसीलिए है जिससे कि वो दोषी को दोषी मानकर सजा दे और निर्दोष को न्याय दे। बसपा पहले ही एनकाउंटर की जांच की मांग कर चुकी है, जबकि आम आदमी पार्टी का इस मुद्दे पर अलग रुख है। पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह की माने तो उमेश पाल के साथ जो हुआ उसे वीडियो में दुनिया ने देखा। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी एनकाउंटर पर सीधे सीधे सवाल उठाने के पक्ष में नहीं। देखिए, ऐसा है कि जो आपराधिक घटना है वो कैमरे में कैद है, साफ तौर पे दिख रही है। जिस तरह से उमेश पाल और उसमें उनकी सुरक्षा में मौजूद सिपाही की हत्या की गई, ड्राइवर की हत्या की गई, तो वो एक बहुत बड़ा कांड है। निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी और इसमें परिवार का और ये असद का जो इनकाउंटर हुआ इस पे भी एक पक्ष है। सारी चीज़ें जांच के दायरे में आएंगी, जो सच होगा उससे निकल के आएगा। साफ है कि माफिया अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर पर जारी ये सियासत फिलहाल तो थमने वाली नहीं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अतीक कल प्रयागराज की सेशन कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। इस दौरान उसके इर्द गिर्द सख्त सुरक्षा थी। बावजूद इसके एक ऐसी निगाह उस पर लगातार जमी थी जिसकी भनक तब पुलिस को भी नहीं थी। दरअसल एक वायरल तस्वीर को लेकर दावा किया जा रहा है कि गुरुवार को कोर्ट परिसर में अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन भी मौजूद थी, जो अतीक को अदालत की बालकनी में खड़ी होकर लगातार देख रही थी। वायरल हुई एक तस्वीर में एक महिला बुर्के में नजर आ रही है जिसके शाइस्ता परवीन होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि पुलिस अब इसकी तफ्तीश कर रही है। किसी भी स्तर पर इस वायरल खबर की पुष्टि नहीं हुई। माफिया अतीक अहमद एनकाउंटर में बेटे की मौत के बाद मातम में डूबा है, तो उसकी फरार बीवी शाइस्ता परवीन कहां है, इसे लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। इस बीच बुर्का नशी महिला की एक तस्वीर ने अटकलों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। गुरुवार को जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज के कोर्ट में पेश किया गया था, तो यहाँ एक संदिग्ध महिला भी नजर आई थी। वो बुर्के में थी। अदालत की बालकनी में पूरे वक्त ये महिला देखी गई। अब सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर में दिख रही महिला को शाइस्ता परवीन बताया जा रहा है। कयासों का बाजार गर्म है, अटकलों का दौर चल रहा है, लेकिन किसी भी तरह से इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। उधर ये भी दावा किया जा रहा है कि ये महिला अतीक अहमद के परिवार की कोई करीबी सदस्य हो सकती है। इस तस्वीर के सुर्खियों में आने के बाद अब पुलिस भी इसके बारे में तफ्तीश कर रही है। ये महिला अतीक को कोर्ट में लाने और ले जाते वक्त पूरे समय बालकनी में ही मौजूद थी। अब पुलिस ने शाइस्ता की तलाश और तेज कर दी है, क्योंकि उसे संदेह है कि शाइस्ता गिरफ्तारी से बचने के लिए गोपनीय ढंग से कोर्ट में सरेंडर के लिए पहुंच सकती है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को इस बात की भी भनक मिली है कि बेटे असद का शव पहुंचने पर शाइस्ता परवीन सामने आ सकती है। प्रशासन ने शाइस्ता की गिरफ्तारी को लेकर खाका तैयार किया है। सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है। नकाबपोश महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की जाएगी, जिससे शाइस्ता को गिरफ्तार किया जा सके। इस बीच अतीक के बेटे असद अहमद का शव लेने झांसी के पोस्टमार्टम हाउस में 2 वकील पहुंचे। ये दोनों वकील असद के फूफा के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। हम लोग असद की बॉडी लेने आए हैं और यहाँ से प्रयागराज ले जाया जाएगा। कितने लोग साथ में? साथ में हम 2 लोग हैं। अच्छा, परिवार के लोग भी आए हुए? कौन है परिवार में? उनके बड़े फूफा जी हैं, डॉक्टर साहब हैं। अच्छा, और ये अच्छा, ये बताइए क्या मैंने वहीं दफनाया जाएगा? जी, प्रयागराज। वहीं दूसरे शूटर गुलाम हसन की बॉडी को ले जाने शाम तक कोई भी झांसी नहीं पहुंचा था। इससे पहले झांसी के स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस को असद का शव देने से इनकार कर दिया था। विभाग ने 2 टूक कहा था कि सिर्फ परिवार वालों को शव सौंपेंगे। झांसी से प्रयागराज लाकर असद के शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अतीक के लिए इससे बुरा वक्त कोई हो नहीं सकता। बेटा मुठभेड़ में ढेर हो गया, लेकिन वो जनाजे की नमाज में भी शामिल नहीं हो सकता। इसकी इजाजत उसे अब तक अदालत से नहीं मिल पाई है। सूत्रों के मुताबिक माफिया अतीक पुलिस की कस्टडी रिमांड में पूछताछ के दौरान कई बार रोया। उसने कहा कि अब तो हम मिट्टी में मिल गए हैं, सब मेरी गलती है, असद की कोई गलती नहीं थी। अतीक ने यह भी कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा गम बुजुर्ग पिता के कंधों पर जवान बेटे का शव होता है। इस बीच एटीएस की टीम ने माफिया अतीक से
प्रयागराज के धूमनगंज थाने में पूछताछ की। अतीक के साथ ही उसके भाई अशरफ से भी उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने और इसे अंजाम देने को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। अतीक के पाकिस्तान कनेक्शन और वहां से ड्रोन के जरिए हथियार मंगाए जाने के मामले में भी पूछताछ हो रही है। डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में एटीएस की टीम इस तफ्तीश में जुटी है। प्रयागराज पुलिस के डीसीपी दीपक भूकर ने इससे पहले 2 घंटे तक तफ्तीश की, जिसमें सूत्रों के मुताबिक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक मां के लिए जवान बेटे की मौत से बुरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन शूटर गुलाम की मां ने अपने बेटे का शव तक लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने दो टूक कहा है कि उनके बेटे ने गलत किया था और इस अपराध की माफी नहीं होती है। गुलाम की मां के साथ उनके भाई ने भी अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने की बात कही। दोनों ये कह रहे हैं कि गुलाम से उनका नाता तभी टूट गया था जब हत्या की वारदात में शामिल होने में उसका वीडियो सामने आया था। हाँ ले लिया, और नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जो किया ठीक है। परिवार ने बैठ के कल यही फैसला लिया है जो पहले भी हम लोगों ने कहा था कि शव को नहीं लेंगे और अंतिम संस्कार में नहीं शामिल होंगे। मां ने कई बार समझाया था कि अपराध से दूर रहो, गलत रास्ते पर मत जाओ, लेकिन शूटर बेटे गुलाम ने एक नहीं सुनी। नतीजा पुलिस की गोली से ढेर होने के रूप में सामने आया। गुलाम ने उमेश पाल की हत्या के दौरान कैसी हैवानियत दिखाई थी, ये दुनिया ने सीसीटीवी के फुटेज में देखा। सख्त एक्शन के तहत जब गुलाम के घर पर बुलडोजर चला, तभी मां ने 2 टूक कहा था कि गुलाम उमेश पाल की हत्या में शामिल है और उसने जो किया है उसकी उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। गुलाम के भाई राहिल ने तभी कह दिया था कि परिवार का गुलाम से कोई नाता नहीं। अब जबकि एनकाउंटर के बाद गुलाम ढेर हो चुका है, तो मां ने फिर दोहराया कि तमाम गम के बावजूद वो बेटे का ना तो शव लेंगी और ना ही अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। अब हम तो नहीं जाएंगे, जिसको जाना हो अपना जा ले, हम नहीं बता सकते। उसके बीवी हैं, बच्चे हैं, जहाँ बुलाएं, हम नहीं जाएंगे। मेरा ताकत नहीं है इतना लेने की, न देने की, न जाने की। हम कहीं जा भी नहीं सकते। गुलाम की मां ने यह भी कहा कि गलत करने वालों को ये मालूम होना चाहिए कि इसका अंजाम क्या होता है। और गुलाम भी जो गुनाह किया वो खुद भी सजा भुगत लिया ना, सजा अपना पा गया। हमको तो जिंदगी भर उसे सजा का भुगतना है। जब तक हम जिएंगे, जब तक तड़पेंगे, जब तक रोएंगे, क्योंकि औलाद चाहे बुरा हो या भला हो, माँ सब चीज़ को बर्दाश्त करके जवान कर देती है। अब जो पता नहीं कैसा इनकी संगत पड़ी, यही 2 महीना के करीब जैसी संगत पड़ी हो, कह नहीं सके कि हम देखे नहीं। गुलाम के भाई राहिल ने बार बार दोहराया कि वो भी गुलाम का अंतिम दीदार नहीं करेंगे और ना ही अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। बिल्कुल ये फैसला एकदम अंतिम फैसला है, कोई इसमें बदलाव नहीं होगा और अच्छे रास्ते पे चलते सही। अभी समय है कि सही को सही और गलत को गलत ना बोले। आज माँ ने शिक्षा दी है तो क्या हम हमारे ऊपर आई तो हम सही को सही और गलत को गलत ना बोलेंगे। हमको तो यही शिक्षा मिली है। मेरे भाई ने गलत किया तो मैं छुपाऊं? नहीं किया है गलत, तो बहुत गलत किया। गलत भी नहीं, एक उसकी जो सीमा होती है उससे परे काम किया है, तो बिल्कुल बहुत गलत काम किया है। इस दौरान राहिल ने यह भी कहा कि मीडिया उनके परिवार को शूटर का परिवार ना कहे, क्योंकि रावण के घर विभीषण जैसा भाई भी था और सुग्रीव के घर भी बाली जैसा भाई था। राहिल ने यह भी कहा कि उनकी मां ने गुलाम से हाथ जोड़कर कहा था कि वो बुरे रास्ते से वापस लौट आए, लेकिन गुलाम नहीं माना, जिसका अंजाम सामने है। आप उस पीड़ा को भी समझ सकते हैं ना कि क्यों किया है, क्योंकि परिवार बहुत ही दुखी है, क्योंकि परिवार बहुत कलंकित हुआ है उसके इस काम से। क्या ज़रूरत थी उसको इस तरह का काम करने की? आप हमारी माँ किसी की परवाह ना करते, लेकिन आपके बीवी बच्चे हैं, आप उनकी फिक्र करते। 5 साल की बेटी। गुलाम की मौत का परिवार को गम तो है, उसके पुराने दिनों की यादें भी गम का सबब हैं, लेकिन माँ ने कलेजा पत्थर का कर लिया है और साफ कहा है कि जो दूसरी माँओं के बेटों की हत्या करे उसे उसके किए की सजा तो
भुगतनी ही चाहिए। करते रहना चाहिए क्योंकि ये ख़त्म हो जाए, किसी की कत्ल पर जाए न कोई, किसी के बच्चे पर कोई हमला न करे। सच करें, सही किया है। पहले ये चर्चा तेज थी कि गुलाम के दूर के परिजन या संबंधी उसका शव लेने झांसी पहुंच सकते हैं, लेकिन शाम तक ऐसा नहीं हुआ। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। अम्बेडकर जयंती के मौके पर अखिलेश ने पश्चिमी यूपी की राजनीति में बड़ा दांव चला है। आज वो सीधे बाबा साहेब की जन्मस्थली पहुंचे और उनके साथ जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि अखिलेश पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और जाट समीकरण में दलित फैक्टर भी मजबूती के साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी में जहां वोटर की संख्या 20% के करीब है, तो दलित समाज भी 25% के करीब है। और इसके अलावा पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 40% के आसपास मानी जाती है। मौका अंबेडकर जयंती का था और अखिलेश यादव बड़ा दांव चलते हुए सीधे अंबेडकर की जन्मभूमि पर पहुंच गए। बड़ी बात यह रही कि अखिलेश ने अपने इस दौरे से पश्चिमी यूपी में एक बड़ी लकीर खींच दी, साथ ही भाजपा के लिए चुभने वाला संदेश भी दे दिया। दरअसल अखिलेश मध्य प्रदेश के महू में अंबेडकर की जन्मस्थली पर अकेले नहीं गए थे। उनके साथ मौजूद थे रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी और दलित समाज के बीच पैठ मजबूत करने वाले चंद्रशेखर आजाद। ये पहला मौका था जब तीनों नेता एक मंच पर साथ खड़े नजर आए। शोषित, वंचित और ऐसे कमजोर लोगों की ताकत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिस तरीके से तब कर निकले, उन्होंने समाज का अन्याय, समाज का भेदभाव, समाज की तमाम कुरीतियों से लड़कर के वो खड़े हुए थे। और आज संविधान के ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं। एक एक कर करके इन संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। तीनों नेताओं ने अंबेडकर की शरण में पहुंचकर दलित समाज के बीच बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। ये तस्वीर सीधे सीधे निकाय चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव की झलक दिखाती है। अंबेडकर की जयंती पर अखिलेश ने कांग्रेस के लिए भी रास्ता खुला रखने का संदेश दे दिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी को अपनी भूमिका खुद तय करनी है और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। ये उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो क्षेत्रीय दल जहां मजबूत हैं उनके साथ खड़ी हो, बीजेपी से मुकाबला की। यूपी में सपा का जयंत चौधरी की पार्टी रालोद के साथ पहले से गठबंधन है और अब तीसरी पार्टी के तौर पर दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने अपनी मौजूदगी करीब करीब दर्ज करवा दी है। ये टिकट पश्चिमी यूपी में भाजपा का खेल खराब कर सकती है, क्योंकि एक कोशिश अगर मध्य प्रदेश से हो रही है तो दूसरी कोशिश पश्चिमी यूपी के सियासी जमीन पर भी नजर आ रही है। अंबेडकर जयंती के मौके पर सपा विधायक अतुल प्रधान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करना चाहते थे, जिसकी इजाजत नहीं मिली। अब अतुल प्रधान भाजपा सरकार पर सवाल उठाकर दलित वोटर तक पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। ये हुआ कि जब परमिशन हुई तो वहां पर हम लोग पंखुड़ियां लेकर, फूल लेकर पहुंचे, तो हेलीकॉप्टर में से पहले ही अधिकारियों ने कह दिया कि आप पुष्प वर्षा नहीं कर सकते। आप बताइए, बाबा साहब के लिए पूरी दुनिया इस समय आज जोश और उल्लास से जयंती मना रही है। 132वीं देश के प्रधानमंत्री बना रहे, मुख्यमंत्री बना रहे, माननीय अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी, हमारे चंद्रशेखर जी खुद जन्मस्थली पहुंचकर इंदौर में बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आप बताइए किस तरह की तानाशाही है मेरठ के प्रशासन की। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अखिलेश यादव 2019 के बाद से ही दलित वोटर को साधने की रणनीति बना रहे हैं। वक्त वक्त पर सपा की तरफ से बड़ा दांव भी चला जाता है, जो बसपा के लिए परेशानी खड़ी करता नजर आ रहा है। अब देखिए, ये सारे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। समय आने के ऊपर इन सब चीज़ों का जवाब जनता खुद देने का काम करेगी और जनता बहुत जागरूक है, उसको पता है कि क्या किस तरीके से हमें करना है। दलित वोटर को साधने के लिए अखिलेश महापुरुषों का सहारा ले रहे हैं। इससे पहले उन्होंने रायबरेली में बसपा संस्थापक कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण कर बड़ा दांव चला था। हालांकि जब भी अखिलेश कुछ ऐसा करते हैं तो उन्हें इतिहास के पन्ने खोलकर भाजपा और बसपा दोनों एक ही मुद्दे पर घेरती है।
बाबा साहब ने पूरे देश के लिए काम करा, बाबा साहब ने देश के लिए संविधान लिखा, बाबा साहब ने दबे कुचले गरीब लोगों के लिए काम किया और बाबा साहब की विचारधारा को मान्यवर काशीराम जी और कुमारी बहनवती मायावती जी ने आगे बढ़ाया है। तो जितनी भी पार्टियां सब लोग उनको मानेंगी बाबा साहब को, तो उसका सीधा सीधा फायदा हमें ही होना है। तो बहुत ही अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं सब। अखिलेश यादव जी बौखला चुके हैं क्योंकि उनके पास कोई जन समर्थन है नहीं। कल जा रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मस्थल में महू में, वहाँ पे अपनी आस्था व्यक्त करने। मैं जानना चाहता हूँ उनकी आस्था कहाँ थी जब 2012 में मुख्यमंत्री बने थे और भीमनगर जो बाबा साहब के नाम पे जला था उसको उन्होंने क्यों नाम बदला, काशीराम जी के नाम पे जला था उसका नाम क्यों बदला। ये पहली बार था जब सपा का कोई बड़ा नेता सीधे अम्बेडकर की जन्मस्थली पर पहुंचा हो। इसका सीधा इशारा यही है कि अखिलेश पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम के साथ दलित वाले गठजोड़ को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बात मायावती की, जो कि दलित राजनीति का बड़ा चेहरा मानी जाती है। बाबा साहब की जयंती पर मायावती ने भी उन्हें नमन किया और अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलने की बात कही। इस मौके पर मायावती ने इशारों में अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। मायावती ने कहा कि कुछ संकीर्ण और जातिवादी ताकतें बसपा को कमजोर करने के लिए हथकंडे अपना रही है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने बसपा को भाजपा की बी टीम बताया था। मायावती का यह ट्वीट अखिलेश के उस हमले का जवाब माना जा रहा है। अंबेडकर जयंती के मौके पर मायावती एक बार फिर सामने आईं और अपने वोटरों के बीच दलित प्रेम वाला संदेश दिया। मायावती ने लखनऊ में अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। मायावती ने ट्वीट किया, भीमराव अंबेडकर से प्रेरणा लेकर उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान के रुके कारवां को आगे बढ़ाने और जाति के आधार पर तोड़े गए लोगों को जोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी की देश में स्थापना की गई, जो खासकर यूपी में सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति की मिसाल बना। बसपा जानती है कि मौजूदा वक्त उसके लिए ठीक नहीं। जो पार्टी 4 बार सत्ता में रही उसका आज सिर्फ एक विधायक है और लोकसभा में जो 10 सांसद हैं उनमें सपा के गठबंधन का बड़ा योगदान माना जाता है। अखिलेश कई बार ये आरोप लगा चुके हैं कि बसपा भाजपा की ही बी पार्टी है। ऐसे में मायावती ने अखिलेश पर इशारों में चुभता हुआ वार किया। उन्होंने कहा, इस दौरान संकीर्ण जातिवादी पूंजीवादी व सांप्रदायिक ताकतों ने बीएसपी को कमजोर करने के लिए हर प्रकार के घिनौने हथकंडे अपनाए, लेकिन ऐसे उतार चढ़ाव के बावजूद पार्टी से जुड़े लोग पूरी मजबूती व समर्पण के साथ तन मन और धन से मैदान में डटे रहे, जिसके लिए सभी का तहे दिल से आभार। अब मायावती के सामने अपने वोट बैंक को बचाने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ सपा सेंधमारी की तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ से भाजपा लगातार बसपा के वोटरों को अपने साथ जोड़ रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इन शिक्षाओं को वास्तव में हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर वंचित, हर दमित, हर शोषित व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य ईमानदारी से किसी ने किया तो वह नाम है प्रधानमंत्री मोदी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूं और पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम सबको संविधान दिया और जो उसके तहत ही हम सबको वोट का अधिकार मिला है। बहुत बहुत बधाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर। जब दलित समाज की बात आती है तो भाजपा सरकार वो काम भी गिनवाने लगती है जो दलित समाज के लिए किए गए। इसमें एक बड़ा काम पंच तीर्थ स्थल घोषित करने का भी है। वाराणसी के जिस संत रविदास मंदिर को दलित वोट बैंक का बड़ा केंद्र माना जाता है, वो भी इस पंच तीर्थ स्थल में से एक है। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति बहुत सारे लोगों ने की होगी, लेकिन उनसे जुड़े हुए प्रमुख स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। एक साल बाद लोकसभा चुनाव है और दलित वोटर एक बार फिर केंद्र में है, क्योंकि ये समाज जिधर जाएगा उसकी सरकार बनने का रास्ता मजबूत हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नवीन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेकर यूपी में हलचल तेज है। पहले चरण के नामांकन में भरे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भाजपा की तरफ से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया गया। दरअसल पार्टी की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि इस बार मंत्री, विधायक और सांसदों के परिजनों को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कई मंत्री और सांसद अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं।
एक तरफ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल अपनी बेटी के लिए मोर्चा खोलकर खड़े हैं, तो दूसरी तरफ हरदोई में नरेश अग्रवाल को लेकर सियासत आसमान पर है। निकाय चुनाव की तारीख आ चुकी है, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी कौन होंगे, इस पर अभी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इधर दावेदारों की टेंशन बढ़ी है तो हरदोई में नरेश अग्रवाल के नाम पर बड़ा तूफान खड़ा हो गया। ये खबर तेजी से फैलने लगी कि नरेश अग्रवाल अपने किसी करीबी के लिए टिकट मांग रहे हैं और चेतावनी यहाँ तक दे दी है कि अगर टिकट नहीं मिला तो बगावत हो जाएगी। हालांकि मामला बढ़ता देख नरेश अग्रवाल ने इस विवाद से खुद को अलग किया और इसे अपनी ही पार्टी के नेता की साजिश बता डाला। देखिए, वैसे तो टिकट से हम बहुत ऊपर पहुंच गए, हम टिकट के चक्कर पड़ते नहीं। अगर मांगते तो 13 सीट पे हम सजेशन देते, कोई हम 2 सीट के नेता हरदोई में नहीं है। अगर हमारे जुम्मे भाजपा को बढ़ाना है और हमने भाजपा को बढ़ाने में कोई कसर नहीं रखी है तो कहना चाहिए नरेश 13 सीट को मांग रहे हो, नहीं मिलने पे कहते हम बगावत कर देंगे। 2 सीटों पे बगावत करने का क्या प्रश्न उठता है? ये बिल्कुल राजनीतिक रूप से हमारे विरोधियों ने, और मैं जानता हूँ कि उन्होंने सब छपाई है। टिकट की टेंशन हर पार्टी में दिखाई दे रही है, लेकिन भाजपा में ये लड़ाई खुलकर सामने नहीं आ रही, क्योंकि सीएम योगी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि कोई भी नेता अपने रिश्तेदार या परिजनों के लिए टिकट नहीं मांगेगा। मेयर के चुनाव के लिए कल हम लोगों ने संगठन और जनता से बात करके संगठन के साथ पैनल बना के भेज दिया गया है। प्रदेश में अध्यक्ष जी और उनके साथ सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करके प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी और प्रत्याशी की घोषणा होते ही उत्तर प्रदेश में और मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के हर चुनाव को जीतने का काम किया जाएगा और वहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में। फिर इधर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के नाम का इंतजार हो रहा है, तो वहीं शाम के वक्त सीएम आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम के अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल भी पहुंचे। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त भाजपा अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर विवाद पर पूर्ण विराम लगा देगी। पहले चरण के लिए नामांकन का दौर जारी है और हर दल की तरफ से धीरे धीरे प्रत्याशियों के चेहरे सामने आ रहे हैं। बसपा ने लखनऊ से मेयर पद के प्रत्याशी के साथ साथ कई नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए पत्ते खोले। लखनऊ में बसपा ने मुस्लिम दांव चलते हुए शाहीन बानो को मेयर प्रत्याशी घोषित किया है। दावा है कि इस बार राजधानी में नीला परचम लहराएगा। शाहीन बानो, मोहम्मद सरवर मलिक साहब हमारे जो है पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं और अभी तक का विधानसभा का चुनाव लड़े थे। उनकी पत्नी हैं आप और साथ साथ पढ़ी लिखी और गृहिणी के साथ साथ आप स्नातक हैं और आपको माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार हम सभी साथी जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के हमारे महानगर के अध्यक्ष अखिलेश अम्बेडकर जी सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। आम आदमी पार्टी ने भी यूपी की सभी 763 निकायों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। देखिए, ऐसा है कि 6 मेयर की घोषणा, कल 6 प्रत्याशियों की घोषणा की है मेयर पद पे हमने और सैकड़ों की संख्या में नगर पालिका के और नगर पंचायत के चेयरमैन की घोषणा की है। लगभग 350 वार्ड मेंबर की जो नगर निगम के हैं उनकी घोषणा की है और अब बाकी नगर पालिकाओं के और नगर पंचायतों के वार्ड की घोषणा होने जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले हर पार्टी अपनी जमीन मजबूत कर लेना चाहती है। इसके लिए निकाय चुनाव से बेहतर और कोई दूसरा रास्ता नहीं। अब निकाय चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि लोकसभा चुनाव के लिए किसकी तैयारी कितनी मजबूत है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बात करते हैं मेरठ की, जहां पर अखिलेश यादव ने एक नया दांव चला है। दरअसल इस सीट पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बार महापौर चुनाव में गुर्जर प्रत्याशी उतारकर सबको चौंका दिया। माना जा रहा है कि अखिलेश मेरठ के सहारे पूरे पश्चिमी यूपी में बड़ा संदेश देना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि कहीं इस संदेश के चक्कर में सपा को मेरठ से चुभने वाला नतीजा तो नहीं हासिल हो जाएगा,
क्योंकि कहीं न कहीं मुस्लिम वोटर के बीच अब कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं एक वायरल लिस्ट भी चर्चा में है, जिसे पहले रालोद का बताया जा रहा था, लेकिन बाद में राष्ट्रीय लोकदल ने इससे इनकार कर दिया। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मध्य प्रदेश के महू से यूपी की सियासत को साधने की रणनीति बना रहे थे, तो मेरठ में सपा और रालोद के बीच खाई पैदा करने वाली खबर तेजी से फैल रही थी। दरअसल मेरठ नगर निगम सीट से सपा ने सीमा प्रधान का टिकट फाइनल किया है। इस फैसले के बाद रालोद की एक लिस्ट भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी, जिसमें मनीषा अहलावत को मेरठ सीट से प्रत्याशी बताया गया। लेकिन कुछ ही देर बाद रालोद नेताओं ने खंडन कर दिया और कहा कि ये लिस्ट फर्जी है। अब इसे भी नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि रालोद शुरू से ही मेरठ सीट पर दावा ठोकता आ रहा है। मेरठ से प्रत्याशी घोषित होने के बाद ये बात साफ हो गई कि सपा निकाय चुनाव में अपने MY फैक्टर से अलग हटकर चुनाव लड़ रही है। और ऐसे में सवाल ये है कि कहीं इस नए प्रयोग में मुस्लिमों की अनदेखी भारी तो नहीं पड़ जाएगी, क्योंकि मेरठ में 4 लाख से भी ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। इसके बावजूद गुर्जर समाज से आने वाली सीमा प्रधान को टिकट दिया गया। इसी सीट से सपा विधायक रफीक अंसारी भी अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन अखिलेश ने अतुल प्रधान की पत्नी को टिकट देकर नए सवाल पैदा कर दिए। सवाल ये भी है कि कहीं सपा का ये दांव बसपा के लिए संजीवनी तो नहीं साबित हो जाएगा। जनता के लिए आप मेरठ में देखो क्या मुद्दे नहीं है, मुद्दे ही अब निकलते हैं तो चारों तरफ मुद्दे ही मुद्दे नजर आ रहे हैं। आप देखो तो सड़कों पे जब निकलते हैं तो बहुत ही अफसोस होता है कि ये मेरठ कैसा सिटी है। मेरठ को जो स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते थे कि स्मार्ट सिटी हम लोग बनाएंगे, क्या स्मार्ट सिटी बना? आज मेरठ की स्थिति जो है दयनीय स्थिति है। चाहे आप नालों की बात करें, चाहे आप सड़कों की बात करें, चाहे आप क्राइम की बात करें। पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम माइनॉरिटी के लोगों ने, तमाम दबे और कुचल लोगों ने, मुसलमानों ने तब एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, ना कि मुसलमान को दिया है, पार्टी को वोट दिया। और आप सरदेना में देख लीजिए पार्टी को वोट मिला है, खतौली में देख लीजिए पार्टी को वोट मिला है। तो पार्टी ही हमारे लिए सब कुछ है। और जितने हितैषी मुसलमानों की समाजवादी पार्टी है, दलितों की, पिछड़ों की, कमजोरों की, और कोई दूसरी पार्टी अब बची भी नहीं है ना। अखिलेश का ये फैसला बेहद चौंकाने वाला है। अब अखिलेश के फैसले के बाद बसपा के भीतर बड़ी उम्मीद जगी है। बसपा पहले ही पश्चिम में इमरान मसूद के भाई की पत्नी खदीजा मसूद को सहारनपुर से मैदान में उतारकर मुस्लिमों का बड़ा हितैषी होने का दांव चल चुकी है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है और सभी वर्गों के लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया है। और हम लोग सबको साथ लेकर के, क्योंकि हम नफरत की बात नहीं करते, हम लोग सबको साथ लेकर के एक राजनीतिक समीकरण इस तरह के हैं कि सहारनपुर के अंदर जिस तरह से पिछली बार का चुनाव अगर देखें तो बिल्कुल मार्जिन के ऊपर चुनाव हारा था, जबकि 70,000 वोट जिस कैंडिडेट को मैं लड़ा रहा था उस कैंडिडेट को मिल गया था। तो बिल्कुल मार्जिन पर चुनाव हारा था, भाजपा 2000 वोट से मात्र जीत पाई थी। अब इसमें 2 बातें हैं, या तो अखिलेश ने मेरठ सीट को हल्के में लिया है, या फिर उन्हें ये पूरा भरोसा है कि मुसलमान तो सपा को ही वोट करेगा, क्योंकि मेरठ में सबसे ज्यादा 4 लाख मुस्लिम वोटर हैं। इसमें 1 लाख से ज्यादा अंसारी बिरादरी के वोट हैं। इसी समाज से सपा विधायक रफीक अंसारी भी आते हैं। इसके बाद दलित वोटर की आबादी करीब 1.5 लाख है, वैश्य मतदाता 2 लाख और पंजाबी 1 लाख, जबकि जाट वोटर की संख्या करीब 70,000 है। 85,000 से ज्यादा ब्राह्मण भी हैं। और जिस गुर्जर समाज का प्रत्याशी सपा ने उतारा है वो सिर्फ 30 से 40,000 के बीच ही सीमित है। मेरठ में अखिलेश यादव का नया सियासी प्रयोग और यूपी निकाय चुनाव के नतीजे ये तय कर जाएंगे कि मुस्लिमों को साइकिल की सवारी पसंद है या फिर हाथी की। लेकिन इतना साफ है कि निकाय चुनाव में मुस्लिम वोटों को लेकर सपा और बसपा के बीच सबसे बड़ी जंग छिड़ी है। और इस जंग को जो भी जीतेगा उसके लिए 2024 में न केवल बड़े रास्ते खुलेंगे बल्कि नए सियासी समीकरण भी बनेंगे। मुस्लिमों की आबादी इतनी बड़ी होने के बावजूद गुर्जर प्रत्याशी सीमा प्रधान को सपा का टिकट चौंकाने वाला है। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों में से सपा के 2 विधायक मुस्लिम हैं।
पहले शाहिद मंजूर और दूसरे रफीक अंसारी, जबकि रालोद के जो इकलौते विधायक हैं वो भी मुस्लिम हैं। यानी गठबंधन के 3 मुस्लिम विधायक हैं। फिर भी महापौर के चुनाव में टिकट गुर्जर को दिया और अखिलेश की इसी रणनीति पर अब मेरठ में खूब चर्चा हो रही है। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि अगर अखिलेश मेरठ से किसी मुस्लिम को टिकट देते तो ध्रुवीकरण का मुद्दा हावी हो सकता था। अब अखिलेश का ये प्रयोग सफल हो या असफल, पर पश्चिमी यूपी के मुस्लिमों का मिजाज जरूर समझ में आ जाएगा। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सनुज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए चुभने वाली खबर आई। कथित शराब घोटाले में सीबीआई ने उन्हें समन भेज दिया है। इसी मामले में मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। अब 16 तारीख को केजरीवाल का सामना सीबीआई के सवालों से होगा। लेकिन केजरीवाल को समन भेजने के बाद सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के अलावा दूसरी कई विपक्षी पार्टियों ने इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि यह सब कुछ सरकार के इशारे पर ही हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां भी जाते हैं मनीष सिसोदिया को निर्दोष बताते हैं और केंद्र सरकार पर हमला करते हैं। लेकिन जिस मामले में मनीष सिसोदिया जेल गए, अब उसी मामले में अरविंद केजरीवाल की भी मुसीबत बढ़ सकती है। दरअसल दिल्ली के कथित शराब घोटाले की जांच अब मुख्यमंत्री केजरीवाल तक पहुंच गई है। इस मामले में सीबीआई केजरीवाल से पूछताछ करेगी। सीबीआई की तरफ से केजरीवाल को समन भी भेज दिया गया है और 16 अप्रैल को बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से पलटवार करते हुए कहा गया कि पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद से ही भाजपा बौखलाई हुई है और बार बार अडानी का मुद्दा उठाने से केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। जिस दिन दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त, उनके दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का काला धन दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा है। उसी दिन मैंने अरविंद जी से कह दिया था, अरविंद जी अगला नंबर अब आपका होगा। ये लोग सारे जतन करेंगे प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए। इससे पहले सीबीआई ने 16 फरवरी को कथित शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया से ईडी भी लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल का नाम इस मामले में आया, सियासत गर्मा गई। केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी, जिसे विपक्षी एकता के रूप में देखा जा रहा था। और अब केजरीवाल से पूछताछ का मामला बिहार तक चुभन पैदा कर रहा है। मैं तो आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, गैस चैम्बर में बंद कर दो देश के तमाम विपक्ष के नेताओं को, एक साथ खत्म कर दो नाजी स्टाइल में, कुछ भी ना बचे। आप तानाशाही रवैये से मर्जी से काम करते रहो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।